लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल में सबसे पहले पढ़े थे लेंथ ऑफ कर्व, 1 नंबर, लेंथ ऑफ कर्व। इसी में ये लेंथ ऑफ कर्व, इसको ऐसे कर देते हैं। फर्स्ट जो पढ़ा बताया गया था वो था लेंथ ऑफ कर्व में। पहला था कार्टेशियन फॉर्म। आज की क्लास में पढ़ोगे आप पैरामेट्रिक फॉर्म। उसके बाद पढ़ोगे वेक्टर फॉर्म। और आज ही के क्लासेस लास्ट होते होते ये आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। लेट मी रिकॉल कार्टेशियन फॉर्म फर्स्ट। कार्टेशियन फॉर्म में दो तरह से कैलकुलेशन होती थी। ds को ds इक्वल टू होता था रूट अंडर 1 प्लस डी एक्स बट्टा डी वाई, एक ये वाली फॉर्म थी और दूसरी ये वाली फॉर्म थी। ds इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप ये वाला फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसमें ऐसे करके इंटीग्रेशन लगती थी 1 प्लस डी एक्स अपन डी वाई, और इसमें ऑपरेटर किस चीज़ का, तो ऑपरेटर y का, और लिमिट किस चीज़ का, लिमिट y में, y1 से y2। रही बात इसमें, तो इसमें आप ऐसे करते थे x में x1 x2 रूट अंडर 1 प्लस डी एक्स बट्टा सॉरी यहाँ पे डी वाई अपन डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स लिखा जाता था। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये बताने की बात नहीं है, x1 जो है वो x2 से छोटा है और इसमें y1 जो है वो y2 से छोटा है। ये लिमिट बतलाता है। क्या बतलाता है? ये लिमिट को बतलाता है। इस पे कल की क्लास में क्वेश्चंस भी करा दिया गया था। आज की क्लास में यहाँ से देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म कहने का मतलब x है वो भी किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो है जो t का फंक्शन। y है ये भी डिपेंड कर रहा है t का, मतलब ये भी किस चीज का फंक्शन है, t का। x और y दोनों अलग अलग चीज है, तो यहाँ f लिखे हो तो f के जगह पे यहाँ पे g लिख देते हैं। मतलब ये फंक्शन लिखने का तरीका है जो कि t वेरिएबल में, और ये भी y भी फंक्शन है g जो कि t वेरिएबल में। तो कहीं ना कहीं आप अगर पहले निकालोगे dx अपन dt तो ये आपका आसानी से कैलकुलेट हो ही जाएगा, t वेरिएबल में है। उसी तरह से ये भी dy भी dt के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g डैश t। जैसा कि आप जानते हो ds इक्वल टू होता है रूट अंडर डी एस का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। कल की क्लास में सबसे पहला इक्वेशन यही लिखा गया था आपका डी एस, तो कहीं ना कहीं आप इसे ऐसे लिख लो डी एस अपन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपन डी टी का स्क्वायर। ये जो आप लिख रहे हो डी टी का स्क्वायर, तो रूट से बाहर क्या लिखोगे डी टी,
ओके। अब दोनों तरफ जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे, तो वो क्या दे देगा, लेंथ ऑफ कर्व दे देगा। क्या दे देगा वो, लेंथ ऑफ कर्व। तो खास बात है इसमें जो लिमिट रहेगी, लिमिट किस में रहेगी, लिमिट टी में यूज होगा, कहने का मतलब T1 से T2। लेंथ ऑफ कर्व बोले तो ds है, अगर इसको टोटल इंटीग्रेट कर देंगे तो यही तो लेंथ ऑफ कर्व निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये इस फॉर्म में हो जाएगा, x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, y को भी t के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, और dt। रही बात इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन लगाइए, और इसमें क्या पुट करना है, तो बोलोगे आप इसमें लिमिट पुट करना है। तो T1 से T2, ये कौन सा फॉर्म हो गया, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए हैं। यस सर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर x इक्वल टू कॉस टी है, y इक्वल टू साइन टी है, देन लेंथ ऑफ कर्व फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू π/2, ये बतलाना है। सॉल्व कीजिए, मैं आपका साथ हूँ। फॉर्म क्या होता है लेंथ ऑफ कर्व का, बोलोगे लेंथ ऑफ कर्व सी कर्व इक्वल टू ds को इंटीग्रेट करेंगे, ds कैसा होगा, dx को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके स्क्वायर कर देना है, dy को भी t के फॉर्म में डिफरेंशिएट करके स्क्वायर कर देना है, बाजू में dt लिख देना है, और लिमिट t इक्वल टू 0 टू π/2 यूज कर लेना। इसे जैसे ही t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो आप चुपके से बोलोगे क्या, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, और साथ में स्क्वायर कर देना है, कर दीजिए। साइन टी का डिफरेंशिएशन cos टी स्क्वायर करना है, कर लीजिए स्क्वायर, और ये dt, और ये t इक्वल टू 0 से π/2। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना होता है, 1 होता है, √1 मतलब 1। तो एक्चुअली ये dt सिंपली बदल जाएगा, और यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी आपकी इच्छा करे तो आप लिख सकते हैं। तो ये 1 हो गया, और यहाँ कितना dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t लिमिट 0 से π/2, तो ये कितना आ गया वैल्यू, π/2। बोलिए बोलिए। यस सर। ओके, दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का लिखिए, इफ x इक्वल टू t and y equal to 5t, then length of curve from t equal to 2020 टू t इक्वल टू 2023। सॉल्व कीजिए इसको। 5 12, यहाँ 12 लिख देते।
सबसे पहले क्या करना है, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। y को भी t के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, लेकिन 5 को क्या करना है, फिर स्क्वायर करना है। कीजिए सॉल्व, सॉल्यूशन। सबसे पहले ये निकालिए, आप फाइंड कीजिए कौन सी, ds अपन dt सबसे पहले फाइंड कीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। उसी तरह से dy अपन dt फाइंड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, रूट अंडर करना है पहला वाले का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 169 यानी 13। बोलिए बोलिए सर। यस सर। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअली में 13, इसका वैल्यू 13 होता है। 5 12 13, ये ट्रिपलेट का भी काम करता है, मैं सिखलाऊंगा ट्रिपलेट। ये 13 कितना हो गया, dt हो गया। लिमिट कितना है, 2020 से कितना है 2023, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना होगा, 2023 माइनस 2020 यानी 3 13 तिया 39, 39 इसका आंसर हो जाएगा। ओके। यस। एक और इजी क्वेश्चन देते हैं इसी पे। हम्म, 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 1 प्लस टी यानी 5t क्यूब प्लस 5t क्यूब, और y है आपका t क्यूब। देन लेंथ ऑफ कर्व फ्रॉम t इक्वल टू 1024 टू t इक्वल टू नहीं नहीं नहीं, फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4, ये फाइंड कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ds बट्टा dt निकालना है। ये कितना हो जाएगा, 15 t स्क्वायर बोलिए बोलिए। यस सर। 5, यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ 4 लिख लीजिए। ये क्या निकाले हो, आप बोलोगे ds अपन dt ये निकाले हो। dy अपन dt कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कितना, 12 t स्क्वायर। ds अपन dt का होल स्क्वायर करते हो प्लस dy अपन dt का स्क्वायर करते हो,
इसको रूट में लिखते हो, उसके बाद यहाँ पे dt लिखते हो, यही काम करते हो ना आप। ds अपन dt यानी 15t का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 12t का स्क्वायर। 5 12 13 अभी वाला देखे हो ना, 5 12 yes sir, 5 12 क्या होता है, तो बोलोगे 13। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से बोलोगे 13t स्क्वायर निकलेगा। ये बात समझ में आया क्या? ये चीज कैसे लिखें समझ में आया? देखो t पे पावर 4 t पे पावर 4, तो t पे पावर स्क्वायर निकल गया, 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, रूट अंडर है तो 13 आएगा। तो 13 yes कांस्टेंट है, इसके बाहर लिख लीजिए, टी स्क्वायर कर लीजिए, डी टी कर लीजिए। टी का वैल्यू 2 to 4 है, तो पहले इसको आप इंटीग्रेट करो ना, टी पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 2 to 4। तो इसका एक्चुअल में वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका वैल्यू आ जाएगा 13 इंटू 4 पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 3, 4 चौका 16, 16 चौका 64 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा आपका 56। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे जल्दी नोट डाउन कीजिए। छतरी का 18 कर ली 728 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ऑप्शन में आप लिखने के लिए लिख सकते हो 728 डिवाइडेड बाई 3, 725 डिवाइडेड बाई 3, 727 डिवाइडेड बाई 3 और नन। ये वाला ऑप्शन पे टिक लगा। पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ लिए, अब जो पढ़ना है वो आप क्या पढ़ोगे, तो बोलोगे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में जैसा कि याद होगा, आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर किसके टर्म में है, टी के टर्म में है। पोजीशन वेक्टर किसके टर्म में है, टी के टर्म में। कहने का क्या मतलब, आर जो है, आर वेक्टर फॉर्म में आर क्या होता है, पोजीशन। एक्चुअली में यही आर तो एक्स आई वाई जे और जेड के होता है, याद कीजिएगा, याद कीजिएगा। तो इसमें खास बात क्या है, यहाँ x है ना, ये भी t में है, y है ना, ये भी t में है, और z है ना, ये भी t में है, तीनों का तीनों t में है। बोलोगे ये कैसा बात है, बिल्कुल ऐसे ही बात है। अगर आप इसे समझने के लिए लिख लिख के मैं बतला रहा हूँ, फिर आप इसे नोट डाउन मत कर लेना। जैसे कहीं पे x इक्वल टू टी लिखा हुआ है, सही, y इक्वल टू टी स्क्वायर लिखा हुआ है, z इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, ठीक। तो आप इसको पोजीशन वेक्टर में लिखोगे ना, x वाले को पहले लिखिए टी आई, y वाले को बाद में लिखिए, यानी कितना टी स्क्वायर जी, और ये z वाले को लिखिए, क्यों, इसमें भी तो t है, कुछ नहीं तो जीरो करके है। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? yes हाँ, बिल्कुल सही बात। अब इस चीज को समझना और समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये जो आर टी आप लिखे हो, ये एक्चुअली में आर टी किस फॉर्म में है, तो बोलोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। कायदे से तो मुझे यही लिखना चाहिए, बट स्टैंडर्ड नोटेशन में आप ये बतलाओ, जो आप ये बतलाओगे, ये x ना हो के x किस में है, t में है, ये y ना हो के y किस में है, t में है, और z में ना हो के t में है। इससे क्या हुआ, सभी एक वेरिएबल में आ गया, सभी एक वेरिएबल में आ गया। सभी एक वेरिएबल में आ गया, इससे क्या हो गया, इंटीग्रेशन में यहाँ पे या तो dx आएगा,
नहीं तो डी आई वाई आएगा, नहीं तो डी जेड आएगा। अगर आप एक्स वाई जेड लिखोगे तो कैसे लिख पाओगे? ऑपरेटर जिसका रहेगा सारा काम उसी का होगा। अगर ऑपरेटर एक्स का रहेगा तो लिमिट भी एक्स में आएगा, इसके अंदर जो भी वेरिएबल होगा वो भी एक्स में लिखना होगा, वाई है तो सब वाई में लिखना होगा। इसी चीज को बचने के लिए, इसी चीज से बचने के लिए सबका सब किस में हम टी में कर लिए, इसमें कर लिए टी में। अगर जैसे ही आप टी में करोगे तो बस मतलब एक्स को भी टी में कन्वर्ट कर दिया, वाई को भी टी में, जेड को भी टी में। अब वाई जेड का खत्म, लिमिट भी टी में ही आ जाएगा, टी इक्वल टू 1 से लेके टी इक्वल टू 2, मतलब इनिशियल फाइनल। ओके, तो आप अभी स्टार्टिंग में समझने के लिए सबसे पहले दो वेरिएबल का समझते हैं, सबसे पहले दो वेरिएबल का समझते हैं। तो जेड वाला के लिए थोड़ा देर के लिए इसको हम खत्म कर देते हैं। पहले दो वेरिएबल का समझ लेते हैं। ये जो आर टी है आपका, आर टी, ये क्या हो गया? एक्स में टी है, सही बात है, वाई में भी टी है, ये भी सही बात है। आप क्या करोगे? सबसे पहले आर डैश टी निकालोगे। तो आर डैश टी सिंपली क्या हो जाएगा? डी एक्स अपन डी टी, पार्ट वाइज डी वाई अपन डी टी। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए तो मैग्नीट्यूड निकालने, अभी तो ये मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या लिखोगे? आर डैश का टी इक्वल टू रूट अंडर, क्या? रूट अंडर पहले का स्क्वायर। याद आया क्या? दूसरे का स्क्वायर, मतलब वाई एक्स में है जो उसका स्क्वायर और वाई में है उसका स्क्वायर करके ऐसे लिख देते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया क्या? इसके आगे जो लिखेंगे, इसके आगे तो यही तो है, देयरफॉर डी एस इक्वल टू अंडर रूट, यही तो था। याद कीजिए, डी एस अपन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपन डी टी का स्क्वायर, और यहाँ टी है तो टी लिख देते थे और इसको इंटीग्रेशन कर देते, तो ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। समझ में आया क्या? तो आप इसे, इस चीज को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाईलाइट करने दीजिए। ये जो चीज है, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? ये वाला, क्यों? इसी का तो मैग्नीट्यूड है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आर डैश टी का मैग्नीट्यूड, सॉरी हाँ, ये नहीं। इसका मैग्नीट्यूड और डी टी, क्यों? मैग्नीट्यूड ही तो रूट के सारे का फॉर्म है। ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बतलाता है? रूट को ही तो बतलाता है। ऐसे करके जो मैग्नीट्यूड है, रूट अंडर का क्या वैल्यू है? मैग्नीट्यूड। तो अब इस चीज को जहां तक रूट था उसके जगह पे आर डैश टी कर दिए, उसको डी टी लिख दिए। ये क्या हो गया? ये हो गया लेंथ ऑफ कर्व। ये हेडिंग डाल लीजिएगा, लेंथ ऑफ कर्व इन स्पेस। लेंथ ऑफ कर्व इन स्पेस। स्पेस कहने का क्या मतलब? जिसमें एक्स भी हो, वाई भी हो, जेड भी हो। ये पॉइंट ऊपर लिखे हैं इसीलिए इसको लिख देते हैं x1, x2, y2, z2। ये वाला पॉइंट नीचे लिखे हैं इसीलिए इसको x1, y1 और ये हो गया z1।
रही बात ये कर्व, तो आप इसे कैसे करके टेढ़ा मेढ़ा करके ज्वाइन कर लीजिए। इसमें अंदर कहीं जो ये ds है क्या है, स्मॉलर लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। जैसे उसमें 2 वेरिएबल था, अगर इसमें 3 वेरिएबल आ गया तो सिंपली r क्या हो जाएगा, r जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, x में भी t है, सही बात है, y में भी t है, ये भी सही बात है, और z में t है, ये कोएफिशिएंट। तो जैसे 2 वेरिएबल में किए हैं ना, जैसे 2 वेरिएबल में किए हैं, x आया था, वो x आया था इसमें, y आया था। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो x y z सारा आ जाएगा। r डैश t, r डैश t क्या हो जाएगा, dx बट्टा dt हो जाएगा, प्लस dy अपन dt हो जाएगा, प्लस d डैश अपन dt हो जाएगा। कि इसका कोएफिशिएंट ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा तो क्या कीजिएगा, रूट अंडर लगाना है, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया क्या? नोट कीजिए इसको। सर इसको थोड़ा साइड कर। इसको साइड कर देना। हम्म, यस सर। ओके ओके। तो ds क्या हो जाएगा, ds क्या है, स्मॉलर लेंथ, स्मॉलर लेंथ को इंटीग्रेट कर देंगे, स्मॉलर लेंथ एलिमेंट ऑफ कर्व, तो ds है, यही तो है अंडर रूट dx अपन dt का स्क्वायर, प्लस dy अपन dt का स्क्वायर, प्लस dz अपन dt का स्क्वायर। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आपका ds को जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ कर्व, तो इधर भी तो इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ आप, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, dx अपन dt का स्क्वायर। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था, ये रिजल्ट जो अभी लिख रहा हूँ ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ। लिमिट किस में होगा, तो बोलिएगा आप लिमिट टी में होगा, यानी t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। यहाँ तक लिख लिए। जहाँ पे t1 छोटा है t2 बड़ा है, ये सब समझने की बात है। आमतौर पे ऐसा देखा गया है, जो स्टूडेंट ये सब चीज़ बारीकी से समझ जाते हैं तो ये छोटी छोटी बातें, और यही खास बात एग्जाम में पूछा हुआ, यही खास बात थ्री वेरिएबल। तुमसे
नोट कर लिए क्या? नोट हो गया क्या? Yes, sir. ओ, हाँ, जैसे ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन को ही वेक्टर फॉर्म में लिख के मैं बतलाता हूँ। ये किस में था? ये पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन था। अगर इसी क्वेश्चन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिख के बतलाया जाए तो कैसे बतलाया जाएगा? इफ x इक्वल टू cos t, पहले पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद वेक्टर फॉर्म में भी लिख देंगे। साइन टी और z इक्वल टू टी। अगर इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको ऐसे लिख के दे देगा, आर टी इक्वल टू कॉस टी आई प्लस साइन टी जेड प्लस टी। ये ऊपर और नीचे ये जो लिखे हो आप, दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है, एक पैरामेट्रिक फॉर्म में, दूसरा वेक्टर फॉर्म में। देन लेंथ ऑफ कर्व, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू पाई बाय 2, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू पाई बाय 2। बनाइए तो इस क्वेश्चन को। x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, y को भी t के रिस्पेक्ट में, z को भी t के फॉर्म में रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे ही डिफरेंशिएट हो जाए तो अंडर रूट लगाइए। cos t का क्या होगा बोलिएगा आप? sin t डिफरेंशिएट करने पे स्क्वायर लगा दीजिए। sin t का कितना होगा? cos t डिफरेंशिएट करके स्क्वायर लगाना है, और t का कितना होता है? 1 होता है। टोटल t के रिस्पेक्ट में क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। t इक्वल टू कहाँ है? t इक्वल टू 0 से क्या वैल्यू जा रहा है? पाई बाय 2 जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आमतौर पे ये स्टूडेंट को याद रहता है और आपको भी याद होगा। कितना हो जाएगा? 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी √2। √2 क्या है? कांस्टेंट है, तो √2 चुपके से बाहर निकल जाएगा। 0 टू क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। यहाँ क्या हो जाएगा? dt। तो ये उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। लिख लिए क्या इसे? कैसे हुआ ये लिख के बता दूं तुझको। नेक्स्ट बतलाऊं? तेजी से नोट डाउन कीजिए।
ओके ओके कर ली। लग रहा आपका माइक म्यूट था और आप बोल रहे थे, इस वजह से आवाज़ नहीं आ पा रहा। अगर पोजीशन वेक्टर आरटी है, ये क्लास इंड हो जाएगा तो आप जस्ट तुरंत ज्वाइन कर लेना फिर। टी स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 3t स्क्वायर के, देन फाइंड लेंथ ऑफ कर्व। कर्व फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। तुम्हें ढूंढती मैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसको रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए टी के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे ये हो गया आपका 2t। स्क्वायर भी तो करना है। ये कितना हो गया, बोलोगे ये भी हो गया 2t। ये कितना हो गया तो बोलोगे 6t। अब सबको अंडर रूट लगाना है, यहाँ पे dt लगाना। 4t स्क्वायर 4t स्क्वायर 4t स्क्वायर कितना हो गया 4 4 8 और 36 प्लस 8 यानी 44 टी स्क्वायर dt। टी का वैल्यू कहाँ से है, तो टी का वैल्यू 0 टू कहाँ है 1। तो 44 रूट के साथ बाहर आ जाएगा और यहाँ टी स्क्वायर यानी टी dt 0 टू 1। टी को करेंगे कितना टी स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट, ये तो कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं है, यानी टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहाँ से है 0 टू 1 यानी 1/2 यानी रूट अंडर 44 बाई 2। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 11। अंडर रूट 11 आपका आंसर आ रहा है क्या, चेक कीजिए। आपका माइक म्यूट है क्या, आवाज नहीं आ रहा आपका। यस सर। ओके ओके। तो ये हर बार ना ऐसा नहीं देगा सो आपको इंटीग्रेट हो ही जाएगा, ठीक। जो जनरल फॉर्मूला है आप इंटीग्रेशन का उसे ध्यान में रखना। फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन आप ये सब का फॉर्मूला लिख के लाना, तो सॉरी dx। ये तीनों का फॉर्मूला लिख के लाना, आप रिवाइज कर लेना एक बार आज का होमवर्क।
रिवाइज इंटीग्रेशन बेसिक फॉर्मूला सारा बेसिक फॉर्मूला आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट बना सकता है तो वही इंटीग्रेशन डिफिकल्ट बना सकता है। कल की क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ स्केलर फंक्शन। हालांकि मैंने इस पे थोड़ा बतला दिया था, फिर भी बतलाऊंगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ स्केलर फंक्शन पहला, उसके बाद इसी में एक वेक्टर फंक्शन भी, वो भी बतला दूंगा। वेक्टर फंक्शन स्केलर फंक्शन से इजी है, ये थोड़ा इजी माना जाता है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, इसी में यूज होता है डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम करा दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद जो आप ये गॉस लॉ ये सब करवा दूंगा। ये फिजिक्स में पढ़े हो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, जिसमें वर्क डन वगैरह करके बतलाया गया है, वो हालांकि आपके सिलेबस में है नहीं। सरफेस इंटीग्रल जैसे लाइन इंटीग्रल है ना, उसी तरह से सरफेस इंटीग्रल, बस उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। ये पढ़े हो, 1 मिनट पूछ लेता हूँ। ये तो हुआ आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से क्या निकलता है? लेंथ। डबल इंटीग्रेशन मतलब 2 बार इंटीग्रेट करके दिया रहेगा। ये पढ़े हो क्या आप? जो कि एरिया निकलता है। 3 बार ट्रिपल इंटीग्रेशन। तीन बार, इससे वॉल्यूम निकलता है। पहले लाइन इंटीग्रल खत्म कर ले, तो उसके बाद एरिया में क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया करके, सरफेस इंटीग्रल करके। तो मैं ये 1-2 क्लास में बतला दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कोई डाउट? नहीं, ठीक है, ओके बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फ़ोन पे। ठीक है शिवम? माइक म्यूट है, आपका आवाज़ नहीं आ पा रहा। Yes, sir. ओके, ओके।